पेड़ों के पीछे खामिश है, हर पत्ते पर एक साजिश है। हवा में कोई अज्ञात सी बातें हैं, हर कदम पे कई घाते हैं। लगता है हमको उनसे डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है हमको उनसे डर लगता है। आगे बढ़ता कदम थम जाता है, जाने किसका डर हमें सताता है। डर के इस साए में घूमते हैं हम, खुद को संभाले सहमे सहमे हम। हवा में कोई अज्ञात सी सरसराहट है, शून्य में गूंजता एक अदृश्य आहट है। कांपती परछाइयां धुंधलाती है, जैसे धुआं खुद को निगल जाती है। हमको उनसे डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है हमको उनसे डर लगता है। हम बढ़ाते हैं संभल संभल कर, जाने क्या छुपा है अपनी डगर पर। नीचे जमीन की झांप सी जाती है, ऊपर अंबर में चुप्पी छा जाती है। सांसें भी जैसे घुटने लगी है, दिल की धड़कनें रुकने लगी है। आस पास बस काली रात है, हर कोना खामोशियों सी बात है। डर लगता है, डर लगता है हमको उनसे डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है हमको उनसे डर लगता है। सोचिए, आप अपने घर से बाहर निकले, बाजार जाने, किसी रिश्तेदार से मिलने या फिर किसी निजी काम से, और राह चलते किसी आईडी की चपेट में आ जाए। आपके घर से किसी एक बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाए, आपके पास चलने की पक्की सड़क ना हो, बुनियादी सरकारी सुविधा से आपको वंचित रखा जाए। मैं किसी विश्व युद्ध के समय का बखान आपके सामने नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह स्थिति है वर्तमान बस्तर की। और पिछले 4 दशकों से बस्तर के ग्रामीण इसी डर और दहशत के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की हवा में फैला हुआ लाल आतंक और नक्सलवाद, जिन्होंने अपने निजी उद्देश्यों के लिए यहाँ के ग्रामीणों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है। तो आज हम उन्हीं बस्तर वासियों ग्रामीणों की आवाज बनकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक हमारा क्या कसूर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। इसका किसी व्यक्ति या घटना से संबंध जरूर है। यदि किसी व्यक्ति विशेष से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग ना समझा जाए।
बस्तर में खुशी के मौके आते नहीं हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद लाए जाते हैं और यह मौके भी केवल कुछ ही क्षण के लिए होते हैं। लोग अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, अपने भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, जहाँ में शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन उस अच्छे को पूरा करना नक्सलियों से बेहतर कौन जानता है। उनके द्वारा बिछाए गए बारूदी जाल किसी का परिवार, किसी के सपने नहीं देखते, केवल तबाही मचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर और आप सब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्शन। आज हम बस्तर के ग्रामीण इलाके में हैं और हम जिनसे मिलने वाले हैं वो बस्तर में हुई बारूदी घटना के शिकार हैं। इस घटना में 2 ग्रामीण बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे, जिसमें पहला नाम है बस्तर के एक युवा खिलाड़ी दिनेश ध्रुव का। मेरा नाम दिनेश ध्रुव है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक तीरंदाजी का प्लेयर हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुआ था। उस दिन हमारी गाड़ी कोसला नाला से कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी, तभी जोरदार ब्लास्ट हुआ और मेरी आंखें सीधे अस्पताल में खुली। मैंने देखा कि इस हादसे में मैंने अपना एक हाथ गंवा दिया। मुझे अपने मन को मनाने में बहुत समय लगा कि अब मैं कभी तीरंदाजी नहीं कर पाऊंगा। इस हादसे में मेरे साथ साथ मेरे पिताजी के भी सपने टूट गए। मेरे पिताजी तीरंदाज थे, वो अपने समय में नहीं कर पाए, उनका सपना मैं पूरा करने वाला था। लेकिन आपका बेटा तीरंदाजी की तैयारी कब से कर रहा था? मेरे बेटे को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। मैंने लोगों से पैसे लेकर इसे शहर में प्रशिक्षण के लिए भेजा था, फिर अपनी मेहनत से ये इस मुकाम तक पहुंचा। तीरंदाजी को बस्तर की विरासत माना जाता है। क्या आपके गांव में कोई और भी है जो ये सब काम करता है? दिनेश हमारे गांव का पहला लड़का है जिसने इस काम को चुना और इसकी सफलता के बाद आज कई बच्चे तीरंदाजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश हमारे गांव का पहला लड़का है। दिनेश, आज आपका ये जो हाल है इसके कारण नक्सली है। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं सर, मेरे पास बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं। लेकिन मेरा इन नक्सलियों से सिर्फ एक ही सवाल है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या मेरा कसूर इतना ही था कि मैं बस्तर में पैदा हो गया? क्या मेरा कसूर इतना ही था कि मैंने बस्तर में एक बड़े सपने देख लिए? माफ करो बाबू, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया। मैंने क्या बिगाड़ा था इन नक्सलियों का बाबू? अभी आप सब हंस रहे थे, लेकिन क्या आप सबने ये सोचा कि किसी का सपना टूटना कितना खतरनाक हो सकता है? उस इंसान के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसके जीवन भर का सपना नक्सलियों द्वारा चकनाचूर कर दिया गया हो? अरे उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो अपने बेटे को रोज बेबस और लाचार देखता हो? आखिर क्या कसूर था दिनेश का? बताइए, क्या कसूर था दिनेश का? बस इतना कि वो इस लाल आतंक के साए में पैदा हुआ। आपने कभी सोचा है कि अगर दिनेश आज बस्तर में पैदा नहीं हुआ होता तो उसका ये हाल नहीं होता? वो कहीं और पैदा हुआ होता तो आज वो तीरंदाजी कर रहा होता। उसका अचूक निशाना लगाने वाला हाथ आज नेशनल लेवल पे खेल रहा होता और फिर वो शायद ओलंपिक भी खेलता और हमारे देश का नाम रोशन करता। इस घटना के दूसरे पीड़ित हैं बड़े नवा गांव के रहने वाले गणपत नेताम, जिन्होंने इस घटना में अपनी दोनों आंखें गंवा दी। मैं नहीं जानता कि माओवाद का मकसद क्या है,
मगर इतना जरूर जानता हूँ कि इनके यहाँ रहने से हम सीधे साधे गांव वाले कभी भी सुकून और सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मेरा सीधा सवाल इन माओवादियों से है कि अब मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अपने घर में एक ही कमाने वाला इंसान था। आज मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में तेंदू पत्ता और महुआ की टोकरी है साहब, महुआ की टोकरी है। एक किसान जिसके घर में बच्चे हैं, जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, अगर उसकी दोनों आंखें चली जाए तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह बस्तर के माड़वी नंदा की सच्ची कहानी है, जिन्होंने माओवादियों के बारूदी बम का जो शिकार हुए और अपनी दोनों आंखें गंवा दी, और आज अपने दैनिक कार्यों के लिए भी अपने परिवार पर आश्रित है। पिछले 4 दशकों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लाल आतंक फैला हुआ है, और इस बीच ना जाने कितने निर्दोष बेगुनाह बस्तर के आईईडी ब्लास्ट के शिकार हुए, जिसमें किसी 3 साल की राधा ने अपनी एक आंख गंवा दी, महादेव दूधी ने अपना एक पैर खो दिया, और सोडी राहुल ने तो अपने एक पैर के साथ दोनों आंखें भी गंवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2024 के बीच बस्तर क्षेत्र में नक्सली हिंसा की घटनाओं में माओवादियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 1851 थी, जिसमें से 1623 आम नागरिक थे। हाल ही में हमारे प्रदेश के साई जी की सरकार ने नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में अपना अंग गंवा चुके नक्सल पीड़ितों को अपने संज्ञान में लिया और उन्हें कृत्रिम अंग देकर नया जीवन देने का काम किया है। सबको उड़ा दो। जी लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए। इस वक्त आपका बेटा कहाँ है कामरेड? इंग्लैंड में है, वहीं पढ़ाई कर रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है? अरे आगे का क्या, वो वहीं रहेगा। बिल्कुल सही कर रहे हो कामरेड। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए रखा है। तुम विदेश में ही पढ़ाओ अपने बच्चे को। बेटा, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दाई माँ, हम कल सुबह तक ही अस्पताल पहुंच पाएंगे, क्योंकि शहर जाने वाले सड़क को नक्सलियों ने काट फेंका है और हमको जंगल के रास्ते ही पैदल जाना पड़ेगा। उसके पास उतना समय नहीं है कि वो अस्पताल के लिए रुक सके इतनी देर। भाई मुझे लगता है हमें माओवादियों के बनाए गए नर्क में ही सड़ना पड़ेगा। इंटरनेट से कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी हमारी, पर इन माओवादियों ने वो ही उखाड़ देगा। तेरा चाचा भी तो नक्सली है, उन्हीं लोगों ने तो ये सब किया है। वो चाहते ही नहीं कि बस्तर का कोई भी बच्चा आगे बढ़ने के सपने देखे। इस वक्त की दो बड़ी खबर फिर से बस्तर के अंदरूनी इलाकों से आ रही है। पहली, चेतना निषाद की पत्नी का प्रसव पीड़ा की स्थिति में अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से रास्ते पर ही मौत हो गई, जिसका मुख्य कारण नक्सलियों द्वारा गांव से शहर जाने वाली सड़क को काट फेंकना बताया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बस्तर के एक विद्यार्थी
दीनू ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने मरने का कारण यहाँ के नक्सलियों को बताया। उसके चाचा भी एक नक्सली थे, तो दीनू ने आखिरी वक्त पर अपने चाचा के लिए एक लेटर लिखा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस लेटर में दीनू ने अपने मन की आखिरी कुछ बातें लिखी। मेरा नाम दीनू है। मैं आप जैसा ही बस्तर का एक मामूली लड़का हूं। मेरे भी कुछ सपने थे। मैं पढ़ना चाहता था, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। पैसे नहीं थे, मेरे घर वाले उतने सक्षम नहीं थे कि मुझे बाहर भेज सके, तो मैंने इंटरनेट को ही अपना गुरु बना लिया। पर उन माओवादियों ने टावर उखाड़कर मुझसे वो भी छीन लिया। मुझसे मेरे सपने की आखिरी आस छीन ली। कितना कुछ सोचा था मैंने अपने भविष्य के लिए। मैं इस गोली बारूद के बाहर की दुनिया देखना चाहता था, पर यह सोचते वक्त मैं भूल गया था कि मैं इन माओवादियों के गोद में पलने वाला लड़का हूं। मुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। चाचा जी, मैं आपके और इन नक्सलियों से बस इतना कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में हर बस्तर वासियों के मन में सिर्फ खौफ है। यहाँ का युवा अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। हर रास्ता बंद है, हर कदम पर डर है। बस्तर को और अंधकार में मत ढकेलिए, चले जाइए यहाँ से। हमें हमारे जल, जंगल और जमीन के साथ जीने दीजिए। बस्तर अब उड़ान भरना चाहता है। मुझे मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा नक्सल मुक्त भारत में पूरा भरोसा है। 31 मार्च 2026 बाकियों के लिए एक आम तारीख होगी, पर हम बस्तर वासियों के लिए वो एक आजादी का महोत्सव होगा। उस आजाद बस्तर में मुझ जैसे किसी दीनू को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा। उस आजाद बस्तर में वहाँ के बच्चों के सपने टूटेंगे नहीं बल्कि पूरे होंगे। उस आजाद बस्तर में हम सब मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ नक्सली लीडरों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ बस्तर का एक आम युवा शिक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है। ये नक्सली जो समानता की बातें करते हैं, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ ऊपर बैठे मानवाधिकार के लोग पुलिस द्वारा मारे गए नक्सलियों के अधिकारों की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ना जाने कितने ग्रामीणों का परिवार नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट का शिकार होते आ रहा है। युवा अपने भविष्य को अंधकार में देख के आत्महत्या कर रहे हैं। किसी की मृत्यु समय पे इलाज ना मिल पाने की वजह से हो रही है, और इन सब का सीधा संबंध बक्सर के ये नक्सली और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका साथ देने वाले हैं। पर बस्तर के इन ग्रामीणों के अधिकार की परवाह ऊपर बैठे किसी भी मानव अधिकारी को ना ही कभी थी और ना ही कभी होगी। क्या हम बस्तर के लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मानवता और समानता की आड़ में लाल आतंक फैलाने वाले नक्सलियों से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपकी लड़ाई सिस्टम से है तो खामियाजा बस्तर के आम नागरिकों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? नक्सली सड़क, अस्पताल, स्कूल और सरकार द्वारा बस्तर के हित में चलाई जा रही योजनाओं को ध्वस्त कर देते हैं और आदिवासियों तक पहुंचने ही नहीं देते, जिसका सीधा असर वहां के निवासियों और बस्तर के विकास पर पड़ता है। बस्तर का प्रत्येक निवासी विकास चाहता है। बस्तर का हर युवा और युवा खिलाड़ी भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहता है, पर ये नक्सली जल, जंगल, जमीन का ढकोसला कर उन्हें अपनी बातों पर उलझा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर एक बार भारत का विकास हो गया या बस्तर का विकास हो गया तो ये लोग उनके चंगुल से निकल जाएंगे और उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए चलाए जा रहे एक लाल क्रांति का ढोंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सरकार इस नक्सली समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहती है। इसके लिए प्रदेश की साय जी की सरकार की तरफ से नक्सलियों से इस समस्या के सुझाव के लिए हल मांगे। इसके लिए प्रदेश की सरकार की तरफ से एक स्प्रेडशीट के साथ जीमेल आईडी भी जारी की गई है, जिसके जरिए माओवादी ये बता सकेंगे कि वे किन शर्तों के साथ इस समस्या का हल चाहते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री जी ने
माओवादियों से आत्मसमर्पण की अपील करते हुए कहा है कि वे स्वयं ही बताएं कि आपकी पुनर्वास की नीति क्या होनी चाहिए। दुनिया रंगीन है और समस्या ये है कि बस्तर के निवासियों को इस रंगीन दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ लाल रंग का चश्मा दिया जा रहा है। लाल रंग को विद्रोह का प्रतीक माना जाता है और आज ये नुक्कड़ की टोली उसी लाल और काले रंग के साथ माओवादियों और उनकी विचारधारा का विरोध प्रकट करती है। विरोध प्रकट करती है, विरोध प्रकट करती है। हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर तो की तरह हिलने लगी, शर्त थी नक्सलियों की बुनियाद हिलनी चाहिए। सिस्कियां अब सहेंगे नहीं, बारूद के बीच अब रहेंगे नहीं, हर चेहरे पर मुस्कान की लहर चलनी चाहिए। जो झुकते लंबे समय से वो बोलेंगे आज, इस खामोशी की दीवार ढहनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए मांडवी बंदा चलना चाहिए। बंदूक की आवाज नहीं, गाएंगे हम गीत, हर दिल में उमंग की बंसी बजनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो